काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में, तो उससे पता चला हमें अभी भी ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन है। इसलिए हमने इसको 8 एपिसोड में डिवाइड किया है। नंबर 1 एपिसोड में हम आपको बताएंगे अंडरस्टैंडिंग ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो कि बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस क्वेश्चन है जिसका आज भी लोगों को नहीं पता। तो इसको मैं समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि ब्रेकियल का मतलब होता है ये एरिया जो गर्दन से लेके नेक तक और शोल्डर तक आता है। इस एरिया में जो भी नसें होती हैं उनको बोला जाता है प्लेक्सिस। और इस एरिया में अगर कोई भी इंजरी हो जाती है उसे बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जितनी भी नसें गर्दन से निकलकर शोल्डर, आर्म और हैंड को कंट्रोल करती हैं, वो सारी नसें यहीं पर ही होती हैं और इसके बाद अलग अलग एरिया को डिवाइड करती हैं। अगर यहाँ पर कोई भी इंजरी हो जाती है तो उनको यहाँ पे आर्म, शोल्डर और हैंड में या तो पैरालिसिस या नमनेस या सुनपन या किसी भी टाइप की कमजोरी फील होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब यहाँ पर नसों में चोट लग जाती है। तो इसको बड़े सिंपल तरीके से आप समझो कि अगर कोई भी एरिया यहाँ पर है और उसको कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन से जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी सिग्नल हाथ को काम करने के लिए या चीज़ को टच फील करने के लिए, अगर हम इसको टच हाथ को किसी भी एरिया को लेकर जा रहे हैं, तो वो जो सिग्नल ब्रेन से हमें हाथ को कंट्रोल करने के लिए जो इन नसों के द्वारा जा रहा है, वो सिग्नल जो है इन नस की इंजरी के कारण वो सिग्नल हाथ तक, आर्म तक, एल्बो तक उतनी अच्छी तरीके से अगर नहीं जा रहा है या बिल्कुल बंद हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ की इंजरी है उसके कारण अगर वो मूवमेंट बंद हो गया तो उसको बोला जाता है पैरालिसिस। अगर उनका टच वाला पार्ट कम हो गया है या बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उसको बोला जाता है नमनेस या फिर एब्सेंट सेंसेशन। तो इस इंजरी में जब भी नर्व्स अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं तो वहाँ पर उस एरिया का पैरालिसिस या मूवमेंट एब्सेंट हो जाता है, या फिर जो सुनपन वाला पार्ट है वो बढ़ जाता है या बिल्कुल ही टच वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। फिर क्वेश्चंस आता है कि सर जब भी हमें इंजरी होती है तो हमें कैसे पता चले हमारे ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि वो ब्रेकियल प्लेक्सिस के कारण है, ना कि किसी और इंजरी के कारण है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। जब भी किसी को भी एक्सीडेंट हुआ है और अगर उनका इस एरिया में इंजरी है या सूजन है या फिर किसी भी रिपोर्ट में पता चल रहा है या डॉक्टर ने बताया है, तो डेफ़िनेटली हो सकता है कि आपको हाई चांसेस हो ये हो। तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल चीज़ है कि जिनको करंट नहीं आ रहा, तो या तो जो हाथ है वो नहीं उठ पा रहा है, जो फिंगर्स हैं वो मूव नहीं कर पा रही हैं, या एल्बो जो है वो बेंड नहीं कर पा रहा है, या जो टच का पार्ट है यहाँ पर कहीं पर भी बॉडी में जो हाथ से रिलेटेड है वहाँ पर कम हो गया है या बिल्कुल ख़त्म हो गया है सेंसेशन, या कभी कभार सीवियर पेन है उस हाथ में। इस टाइप के सिम्टम से हमको ये आइडिया हो जाता है इस पेशेंट को ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है। फिर कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मुझे किस टाइप की इंजरी है, दैट इज टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। तो ज़्यादातर ये 3 टाइप की होती है। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई नर्व है जो भी यहाँ से यहाँ जा रही है, या तो वो खिंच गई है जिसको बोला जाता है स्ट्रेच इंजरी, जिसमें अगर मोटी नस होती है जो नॉर्मल वो खिंच जाती है तो पतली हो जाती है, उसको बोला जाता है स्ट्रेच इंजरी। या फिर रप्चर, रप्चर का मतलब होता है जैसे ये नर्व है कनेक्टेड है और ये खींचने के कारण पतली तो हो ही गई थी लेकिन साथ के साथ टूट भी गई, इसको बुलाया जाता है रप्चर, दैट मीन टूट गई नस। और एक होता है कि ये रप्चर अगर हुई है तो कहाँ से हुई है। जैसे कि हम पेड़ के तने को दो तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो उसकी टहनी से तोड़ सकते हैं या उसके मेन जो स्टेम है उससे तोड़ सकते हैं, या फिर जहाँ पे उसकी रूट्स हैं जहाँ से पेड़ ग्रो कर रहा है पूरा नीचे से जड़ से निकाल दें। तो ये जो इसकी जड़ है नस की वो है जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी बॉडी, उससे जो इसकी रूट है जहाँ से इसको करंट आ रहा है, अगर वो वहाँ से खींच के निकल गई तो इसको बोला जाता है एवल्जन इंजरी या रूट इंजरी। तो सबसे सीवियर टाइप की होती है जिसमें पेशेंट को काफ़ी दर्द भी रहता है और बिल्कुल पूरे शोल्डर, आर्म, एल्बो में कि कहीं का भी मूवमेंट ख़त्म नहीं, मतलब ख़त्म ही हो जाता है, किसी भी टाइप का सेंसेशन भी नहीं होता। और रप्चर में डिपेंड करता है कि कौन-कौन सी नसें टूटी हैं, तो उस एरिया की जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या कम हो जाता है। और जब कोई नस खिंचती है और टूटती नहीं है, तब पेशेंट्स को ज़्यादातर कुछ पेन का एहसास होता है या सुनपन का एहसास होता है या वीकनेस का एहसास होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट रहता है और ज़्यादातर ये टाइम के साथ रिकवर हो जाती है। तो यही थी 3 टाइप की ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज़, जिसको मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको स्ट्रेच इंजरी बताई है पतला होना, टूटना बताया रप्चर होना, और उखड़ना बताया है रूट एवर्जन इंजरी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कॉजेज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी, दैट मीन्स कि ये इंजरीज के कारण क्या होते हैं और कैसे ये लोगों को चोट लग जाती है।
तो जो सबसे मुख्य कारण है, पहला इम्पोर्टेंट कारण है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। दैट इज़ कोई भी आदमी अगर बाइक सवार पे चल रहा है और गिर गया है या हाई इम्पैक्ट के किसी के कारण टकरा गया है, तो उसकी गर्दन एक तरीके से दूसरी तरफ चली जाती है या फिर इतना ज़्यादा इंजरी हो जाती है फ्रैक्चर के साथ साथ उनको, कि उनको ये ब्रेकियल प्लेक्सिस एरिया में जो नसें हैं वो सिर्फ हड्डी नहीं टूटती, उनकी नसें भी टूट जाती हैं, जो एक्सरे और सीटी स्कैन में नहीं दिख पाता है। दूसरी जो इंजरी होती है वो जब पैदा कर रहे होते हैं, बॉडी से निकाल रहे होते हैं, उस टाइम उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब बच्चे का साइज़ कभी ज़्यादा होता है, हेवी होता है, या फिर एरिया जिससे बच्चा निकल रहा है वो छोटा होता है, या किसी भी कारणवश पेशेंट को, जो बच्चा है उसको जान की मतलब गॉड उनके गले में अटक गई और उनको निकालना ज़रूरी है, उसकी सांस कम हो रही है, तो उस टाइम बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए उसे हम खींच कर निकालना पड़ता है। जब उसको खींच कर निकालते हैं तो उसके बच्चे के गर्दन में और जो हेड नेक का जो पार्ट है उसमें स्ट्रेच हो जाता है, तो इसके कारण उनकी जो ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला एरिया है उसमें इंजरी होती है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चा सबसे पहले उसकी गर्दन बाहर आती है, नेक बाहर आती है, शोल्डर बाहर आता है, उसके बाद उसकी टांगें आती हैं, तो इसलिए उनको यहाँ की इंजरी काफ़ी कॉमन होती है। तो उस टाइम उसको इंजरी को हम बोलते हैं बर्थ ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। तीसरी इंजरी होती है स्पोर्ट्स के कारण। स्पोर्ट्स इंजरीज में जब कभी भी, जैसे स्विमिंग में अगर वो ऊपर से फॉल कर रहे हैं नीचे उस टाइम, या फिर कोई भी बाइक रेसिंग बाइक इंजरी होती है, उनमें इस टाइप की स्पोर्ट्स इंजरीज में उनको अगर हेलमेट भी पहना हुआ है तो भी गर्दन के मूवमेंट के कारण उनको ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी होने के हाई चांसेस होते हैं। चौथा कारण होता है कहीं पे भी नॉर्मल इंसान, कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है या फिर किसी भी पेशेंट या जो आदमी है वो काफ़ी हाइट पर खड़ा है और किसी भी कारण अगर हाइट से गिर जाते हैं और ग्राउंड पर जब आते हैं तो उस टाइम उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, नेक में, शोल्डर में, सर्वाइकल स्पाइन में, लोअर लिम्स में। उस टाइम उनका उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और ये वाला एरिया ज़्यादातर मतलब अवॉइड हो जाता है या फिर लेट पता चलता है, और उस टाइम पेशेंट को पता चलता है 3-4 महीने बाद कि मेरे को ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है और मेरे बाकी सारे फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन हो गए हैं, अब इसका इलाज कैसे करें। तो अब आपको कॉजेज़ पता चल चुके हैं, टाइप्स ऑफ इंजरीज़ पता चल चुकी हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है ये पता चल चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि अब आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका। तो अगर आपका एक्सीडेंट होने के बाद अगर हाथ में कोई वीकनेस है या फिर कमज़ोर हो गया है, दिखने में पतला हो गया है और आपका जो मूवमेंट है वो कम हो गया है और सेंसेशन भी कमज़ोर है, तो आइडियली आपको 2 से 3 हफ्ते में डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं इसके उनको दिखाना चाहिए, जिससे आपको उसके लिए जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि आपको आगे कितना वेट करना चाहिए, कब कौन से टेस्ट कराने चाहिए, अभी इमरजेंसी तो नहीं है, अभी जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है फ्रैक्चर से रिलेटेड या भी जो एसोसिएटेड इंजरीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट में आपका कोई रोल है, उसके साथ-साथ अगर कोई इंजरी का ट्रीटमेंट हो सकता हो तो वो भी हम कर सकें। अगर हमें लगता हो कि जो आपकी फ्यूचर सर्जरी होनी है उसमें जो टाइप का फिक्सेशन हो रहा है वो फिक्सेशन उस टाइम होना चाहिए, तो किस टेक्निक से होना चाहिए वो क्लियर हो जाए, या फिर उस टाइम अगर यहाँ ज़्यादातर यहाँ की क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाता है तो वो फ्रैक्चर को प्लेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो शोल्डर्स की इंजरी है जो यहाँ पर ऑपरेट होना है, अगर उसी टाइम में यहाँ पर भी अगर नर्व इंजरी दिख रही है तो उसी टाइम में अगर वो रिपेयर हो जाए, तो वो सारी चीज़ें इवेल्युएट जब पेशेंट्स की एक एक्सपर्ट के द्वारा और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के द्वारा, जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी लोग हैं, उस टाइम अगर हो जाए तो पेशेंट के काफ़ी सर्जरीज भी बच जाती हैं, उनका हॉस्पिटल स्टे भी बच जाता है और उनका जो रिज़ल्ट है आउटकम वो भी अच्छा आता है। तो इस एपिसोड में हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस समझा। इसी टाइप से नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो होगा डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस सर्जरी। तो आगे बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। थैंक यू सो मच।